अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एनईटी के जो सेकंड टेस्ट में डे 2 में जो एमसीक्यूज़ आए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ 1/1 + 2x²। तो ये आपका, अगर ये इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है, अगर आप ये देखें तो ये आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, x² + a² × dx। और इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो ये आता है 1/a tan 1 x/a + c। तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो आप क्या करें, आप पहले इसे इस तरीके से लिख लें 4x² dx। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूँगा। इसकी वजह क्या है, ये जो मैंने ये मल्टीप्लाई करवाया है ना 4 से, ये जाके डिनोमिनेटर में इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/4 dx। सही है भाई। तो ये हो गया कैंसिल आपका। ये आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बन गई, x का होल स्क्वायर + 1/2 का होल स्क्वायर × dx। अभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखें, x² + a², तो 1/4 तो आपका जो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था ना, उससे आ गया। 1/a होता है, a की वैल्यू क्या है 1/2 tan 1 x/a। x तो x ही रहेगा, a क्या है 1/2 + c आ जाएगा। सही है। तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/4 tan 1 2x + c, ये आएगा। अच्छा, लास्ट जो टेस्ट 1 में आया हुआ था ना, उसमें बिल्कुल आसान था। इस तरीके से 2x² नहीं दिया हुआ था, x² दिया हुआ था, और यहाँ यानी आपको ये वाला स्टेप दिया हुआ था, ये वाला स्टेप। अभी टेस्ट 2 में क्या कर दिया, यहाँ से ये 2-3 एडिशनल स्टेप्स डाल दिए ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। आपको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से एक स्टेप तो सॉल्व नहीं करोगे, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि फॉर्म कौन सी बनेगी। अब cos x/1 + sin x, हमेशा मेरी इसमें शॉर्ट की होती है कि आप कोई एक एंगल की वैल्यू सपोज कर लें और उस एंगल की वैल्यू को नंबर ऑफ ऑप्शंस में पुट करें। जिस ऑप्शंस का आंसर और क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाए, वो आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस तो हमारे पास है नहीं, ज़ाहिर है स्टूडेंट ने क्वेश्चन बता दिया तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऑप्शंस कहाँ याद रहते हैं। तो लेकिन इसको मैंने जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई किया, कुछ सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो ये आएगा sin θ यानी sin x/cos x, ये बनेगा इसका आंसर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लें। अगर इस तरीके से भी आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वही मैंने बताया ना, एंगल की वैल्यू सपोज करें, क्वेश्चन में पुट करें एक्स की जगह पे, यहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, जो आंसर आया ना वही आंसर अब आपके जो ऑप्शन में वो एंगल जब पुट करेंगे जो आपने सपोज किया था, वही आंसर आना चाहिए। जिस ऑप्शन पे आ जाए वो ऑप्शन आपका सही आंसर है, वरना फिर आप ये पूरा सॉल्व करें इसको और ये वाली साइड जो है राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करें, फिर ऑप्शन चूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर सपोजिशन वाली ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। dy = e⁻ax + by। अच्छा जी, ये और आसान है, लेकिन अब देखें टेस्ट 1 से थोड़ा सा चेंज है। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो नए आए हुए हैं, जो न्यू एमसीक्यूज़ हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने रिपीटेशन वाले नहीं डाले। हालांकि 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 स्टूडेंट्स ने ये वाला एमसीक्यू सेम बताया, तो यानी 3 स्टूडेंट्स के पेपर में ये वाला एमसीक्यूज़ आया हुआ था। अच्छा जी, आप इसको क्या करें, dy = e⁻ax और e⁻by लिख सकता हूँ dx। मैं मज़ीद इसको मैं सिर्फ सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना देखने के क्वेश्चन को देखा डायरेक्ट मुझे समझ में आ गया आंसर क्या आएगा। अब आपको y वाले के पास ले जाएं, जो टर्म्स हैं y वाले के पास ले जाएं, तो dy/e⁻by हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा इक्वल के रूल के अकॉर्डिंग। अब by ऊपर जाएगा, सही है, यानी इस तरीके से अगर मैं बोलूँ -by हो जाएगा और dy और e⁻ax dx। अब आपको याद होगा जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपका जो ई की जो भी पावर है ना, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए यहाँ उसका। अब -by का डेरिवेटिव क्या है, -b, तो -b से मल्टीप्लाई और -b से डिवाइड। इसी तरीके से e⁻ax का डेरिवेटिव a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, सही है। तो ये बन जाएगा -1/b e⁻−by 1/a e⁻ax + c। यानी आपको ये याद होना चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है ना, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो सिंपल किया क्या, -by का डेरिवेटिव -b होता है, तो -b इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए था। तो मैंने -b से मल्टीप्लाई भी करवाया, -b से डिवाइड भी कराया। तो -b से जो मल्टीप्लाई किया वो इंटीग्रेशन के अंदर ले गया, सही है, और -1/-b बाहर बचा हुआ है, सही है। और अब इसके पावर का डेरिवेटिव आ गया ना, अब सिंपल एक्सपोनेंशियल को आप जैसा है वैसा उठा के लिख लें, इंटीग्रेशन हो गई वो सॉल्व, यानी एक्सपोनेंशियल -by, सही है। इसी तरीके से मैंने राइट साइड पे भी यही किया। तो ये आसान है, ये अगर आपने इंटर में इंटीग्रेशन सही से पढ़ी है तो समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, गार्डन से,
सही है। ये एक ही स्टूडेंट ने बताया, हो सकता है आप लोगों के जो बच्चे जो देख रहे हैं आज, हो सकता है उनके पेपर में भी आया हुआ, हो सकता है ये वाला चेंज हो। तो लेकिन ये जो MCQs मैंने अभी सॉल्व कराया ना एक्सपोनेंशियल वाला, ये भी रिपीट ऑलमोस्ट रिपीटेड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नई चेंजेस आई हैं। सही है। और सेकंड ये कि 3 स्टूडेंट्स ने बताया, तो ये थोड़ा फोकस कर लीजिएगा इस MCQs पे। गार्डन में नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड्स हैं, 6 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, 1। ये आपका आंसर आ गया। आपने यही देखना है कि क्या कोई रिपीट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स, ये 5th MCQ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने अलग से यहाँ पर लिख कर सॉल्व करवाऊँगा। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है आप सबसे पहले ये बताएं। ये होता है ना a² + b²। सही है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? a + b आयोटा = 1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है? सिर्फ ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये है, और कहीं और है क्या? तो सिर्फ आप क्या करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर देंगे। तो b आयोटा = 2 आयोटा, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब रियल को रियल से कंपेयर कर दें। देखिए ये भी a भी रियल है, b भी रियल है यहाँ पर। क्यों? मोड का अगर फॉर्मूला देखें ना, a² + b² होता है, यहाँ पर आयोटा नहीं आता। आयोटा स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब वो सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो रियल बन जाता है। यहाँ होता है सिर्फ आयोटा इमेजिनरी, तभी तो मैंने इनको और उसको कंपेयर किया। अब रियल को कंपेयर करना है, रियल को कंपेयर करेंगे तो आपका ये बनेगा फॉर्म कुछ a² + b² माइनस a, माइनस होगा ना, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और 1। अच्छा ये मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर भी तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। सही है। तो b की वैल्यू आएगी -2। अब इसको सॉल्व करें आप, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले अरेंज कर लें सही से। 1 + a, अब इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो ये स्क्वायर लेंगे तो a² + b² हो जाएगा, 1 + a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं एक स्टेप सॉल्व इसलिए करवा के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना ECAT में इसकी ज़रूरत नहीं होती। a² + b² = a² + 2a + 1। ये a² से ये a² कैंसिल, b की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर 2a + 1, यानी हो जाएगा 4 और 1 वहाँ जाएगा लेफ्ट पर, सॉरी 4 - 1 = 2a, 3 / 2 = a। तो a की वैल्यू आ गई 3, यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 3/2, -2। सही है। -2 आयोटा, लेकिन आयोटा तो नहीं आएगा, -2। अच्छा ये स्टूडेंट ने ना हमें सेंटर ऑफ हाइपरबोला के बारे में ये बता दिया कि आया हुआ था, लेकिन इक्वेशन याद नहीं है। सेंटर निकालना था, यानी हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई थी, सेंटर निकालना था। वो थोड़ा देख लीजिएगा इसको ना, सेंटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप इक्वेशन मुझे जो है ना स्टूडेंट ने बताई नहीं, तो कैसे सॉल्व कराऊँ आपको। तो अगर आपके पास इक्वेशन आपको याद है तो आप बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूँगा आपको। वरना मेथड तो सेम होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सेंटर निकालना आता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन दियो आप निकाल लेंगे। ये देख लें, ये MCQs आप देखें, हमेशा मैंने ये कहा ना, एक्सपोनेंशियल की हमेशा पावर का डेरिवेटिव देखना होता है कि पावर का डेरिवेटिव है या नहीं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने, ये वाले क्वेश्चन में हम कह रहे थे ना कि b/y का डेरिवेटिव क्या है? -b/y का डेरिवेटिव -b, ax का डेरिवेटिव a। इसी तरीके यहाँ से भी डेरिवेटिव देखें तो 7 का डेरिवेटिव 0 हमें नहीं चाहिए, 0 तो चाहिए नहीं। -4x⁻6 का डेरिवेटिव 24 -24x⁻5 -24x⁻5, x⁻5 है, -24 से मल्टीप्लाई और -24 से डिवाइड करा दिया मैंने, और जो -24 से मल्टीप्लाई किया था वो इंटीग्रेशन के अंदर ले गया, क्योंकि वो ज़रूरत है उसकी। 7 - 4x⁻6 dx। अब मैंने क्या कहा कि जब पावर का डेरिवेटिव आ गया तो मैं अपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख सकता हूँ। ये माइनस साइन घबराइएगा नहीं, ये इसकी साइन है। देखें, -24 से मल्टीप्लाई कराया, -24 से डिवाइड करा दिया था। जो -24 मल्टीप्लाई कराया था वो अंदर चला गया था, और डिवाइड वाला -24 ये रहा, e⁻7 - 4x⁻6 + c। ये आपका हो गया आंसर। सही है भाई। अगर इसमें लिमिट दी होती तो ये उससे भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाता कैलकुलेटर से, और x की जगह पे आप लिमिट पुट कर देंगे अगर दियो। सही है। अगेन मैं बता दूं आपको, 7 का डेरिवेटिव 0, -4x⁻6 का डेरिवेटिव -24x⁻5। x⁻5 है, हम वेरिएबल से तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, कांस्टेंट से करा सकते हैं। तो -24 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कराया, -24 से डिवाइड कराया, तो ये ऊपर वाला जो -24 है ना न्यूमिनेटर में, वो इंटीग्रेशन के अंदर भेज दिया था मैंने, ये रहा। तो और जो फिर मेरे फंक्शन का अगर पावर का डेरिवेटिव अगर पूरा इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए तो मैं अपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख दूंगा, एक्सपोनेंशियल वाले को। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये फॉर्मूला है। अब ये भी देख लें, ये 1/u है। सही है। ये क्या है? 1/u का डेरिवेटिव क्या मौजूद है फंक्शन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। तो 1/u का डेरिवेटिव पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/u को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, u⁻−1। u⁻−1 का डेरिवेटिव पता क्या होता है? और अगर आप ये आप मैंने -1 क्यों लिखा है?
ये डेरिवेटिव है ना, जब मैं यानी जब भी मैं अपने फंक्शन पर डेरिवेटिव लगाता हूँ ना, देखें u की पावर -1, पहले पावर लिखेंगे, ये पावर लिख दी, फिर उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो u की पावर -1 में से एक माइनस कर दिया, तो क्या बना -1/u²। 1/u का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस चाहिए लेकिन एक, तो -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, e की पावर 1/u, e की पावर u² du। अब अगले स्टेप में, ये मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप करा रहा हूँ, ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है आपने। -1 जो न्यूमिनेटर वाला है वो अंदर चला जाएगा, ताकि वो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दे। चाहिए ना, माइनस चाहिए था मुझे अंदर इंटीग्रेशन में, u² तो है मेरे पास, तो अब मैं सिंपल अपना फंक्शन उठाऊँगा। आंसर क्या बनेगा इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंपल अपना फंक्शन उठाया, ये आंसर बन गया। जिसको ना समझ आया वो पूछ ले, लेकिन जिन्होंने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ी है आई होप उनको अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश पूरी की है, जिन्होंने इंटीग्रेशन इतने अच्छे से नहीं पढ़ी उनको भी समझ आ जाए, तो आपका डिपेंड करता है कि आपको समझ आया नहीं आया। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे उससे भी सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेटर से, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना चाहे तो आप ये देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता क्या है, cos x। साइन का डेरिवेटिव cos x दिया हुआ है, यानी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या कहती है, या आप क्या कर देंगे, साइन x 3+1/3+1 और लिमिट π/2 × 0, यानी हो जाएगा sin 4x/4 और लिमिट्स पुट करनी होगी π/2 और 0। देखें ना, साइन का डेरिवेटिव cos x मौजूद था। अब सिंपल है, इंटीग्रेशन क्या कहती है, जो पावर दी हुई है उसका उसमें एक एडिशन कर दो। तो मैंने क्या किया, 3+1 4 कर दिया, और नीचे डिवाइड पे भी वही आएगी पावर 3+1। सही है ना, इसको मेरे ख्याल से मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि बी की फाइंड करनी है, और आपको बोला हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होता क्या है कि आप सिंपल a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये है 0.6, ये है 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये प्लस क्या ना लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आ जाएगी 0.6 - 0.4 यानी 0.2। सही है, ये अभी तक मुझे MCQs पता चले थे। हाँ, एक MCQs और भी है, फिजिक्स का एक पता चला है, फिजिक्स का अभी तक सिर्फ एक ही, वो भी करवा देता हूँ आपको। फिजिक्स का देख लें, आपके पास मॉड a की वैल्यू दी हुई थी, मॉड b की वैल्यू दी हुई है, और a क्रॉस b की वैल्यू दी हुई है। मॉड a की वैल्यू दी हुई है 2, मॉड b की वैल्यू दी हुई है 5, और ये दी हुई 8। आपको निकालना था a डॉट b। सही है, a क्रॉस b की वैल्यू दी हुई है, a डॉट b फाइंड करना है। ये फिजिक्स का MCQs है, मैथ का नहीं है। वैसे मैथमेटिक्स में भी आ जाए तो एप्लीकेबल है, वहाँ पे भी लग सकता है, अगर आपने मैथमेटिक्स की सेकेंड ईयर की बुक में ये चैप्टर है वैसे। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा ना, मॉड a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b इंटू साइन थीटा। सही है, यानी यहाँ से क्या करूँगा, साइन की वैल्यू निकालूंगा। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ आपको। ये दिया हुआ 8, ये दिया हुआ 2 × 5 साइन की वैल्यू आ गई 4/5, साइन की वैल्यू आ गई 4/5। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4 है, ये 5 है, बेस नहीं पता हमें, तो अब जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो बेस क्या आ जाएगी 3। सही है, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 3/5। कॉस का ये होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 आ गई और हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है। बेस कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम से। अब वो मुझे बिल्कुल जो है ना ये मैट्रिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो अब a डॉट b निकालना है, तो क्या होगा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, तो मॉड a क्या है 2, b 5 है, कॉस 3/5 है, a डॉट b आ गया। तो बस ये था, इतना सा काम था जो कि फिजिक्स में आया हुआ था। इसमें बिल्कुल ये समझ लें कि ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर बच्चों ने, जिन बच्चों के पेपर में टेस्ट पेपर में आया होगा वो उन्होंने बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया होगा। और ये मैं आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, ये इसका इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सही है, एक एक स्टेप। हालांकि अगर मैं ई-कैट में अगर मैं टेस्ट दे रहा होता तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करवाता, मैं रैंडम फ़ौरन क्या करता, मैं स्किप करता स्टेप्स को और फ़ौरन अपना आंसर फाइंड आउट करके क्लिक करता। सो अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी MCQ शेयर करते हैं, इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। खुदा हाफिज़।